हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्टोरियस कोचिंग क्लासेज में। आज हम इस एपिसोड में आपको बताने वाले हैं गणित के बारे में, और वो भी हम आपको बताएंगे कि हमारे देश का गणित में बहुत ही अतुलनीय योगदान है। जो आने वाली पीढ़ी की बात की जाए तो उनमें से अनेकों हमारे महान देश के या देश के महान गणितज्ञों के बारे में नहीं जानते हैं। तो उन्हीं में से एक हैं, यानी एक विदुषी महिला लीलावती, जो हमारे देश की महान गणितज्ञ हुई हैं। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बताने वाले हैं और सभी छात्रों को इसे अवश्य सुनना चाहिए। तो आपको बता दें कि गणितज्ञ लीलावती का नाम हम में से अधिकांश लोगों ने नहीं सुना है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पेड़ के पत्ते तक गिन लेती थीं। शायद ही कोई जानता हो कि आज यूरोप सहित विश्व के सैकड़ों देश जिस गणित की पुस्तक से गणित को पढ़ा रहे हैं, उसकी रचयिता भारत की एक महान गणितज्ञ महर्षि भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती है। आज गणितज्ञों को गणित के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में लीलावती ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। तो आइए जानते हैं महान गणितज्ञ लीलावती के बारे में, जिनके नाम से गणित को पहचाना जाता था। 10वीं सदी की बात है। गणित की बात करें तो 10वीं सदी में दक्षिण भारत में भास्कराचार्य नामक गणित और ज्योतिष विद्या के एक बहुत बड़े पंडित थे और उनकी कन्या का नाम लीलावती था। वहीं उनकी एकमात्र संतान थी। उन्होंने ज्योतिष की गणना से जान लिया कि वह विवाह के थोड़े दिनों के बाद ही विधवा हो जाएगी। उन्होंने बहुत कुछ सोचने के बाद ऐसा लग्न खोज निकाला जिसमें विवाह होने पर कन्या विधवा न हो। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। जलघड़ी से ही समय देखने का काम लिया जाता था, यानी उस समय कोई घड़ी नहीं थी। और एक बड़े कटोरे में छोटा सा छेद कर पानी के घड़े में छोड़ दिया जाता था। सुराख के पानी से जब कटोरा भर जाता था और पानी में डूब जाता था, तब एक घड़ी होती थी। यानी उस समय घंटा मिनट सेकंड नहीं होता था, समय घड़ी के अनुसार निर्धारित किया जाता था। पर विधाता का ही सोचा होता है। लीलावती 16 श्रृंगार किए सजकर बैठी थी। सब लोग उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक मोती लीलावती के आभूषण से टूटकर कटोरे में गिर पड़ा और सुराख बंद हो गया। शुभ लग्न बीत गया और किसी को पता तक न चला। विवाह दूसरे लग्न पर ही करना पड़ा। लीलावती विधवा हो गई। पिता और पुत्री के धैर्य का बांध टूट गया। लीलावती अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पुत्री का वैधव्य दुख दूर करने के लिए भास्कराचार्य ने उसे गणित पढ़ाना आरंभ किया। उसने भी गणित के अध्ययन में ही शेष जीवन की उपयोगिता समझी। थोड़े ही दिनों में वह उक्त विषय में पूर्ण पंडिता हो गई। पाटीगणित, बीजगणित और ज्योतिष विषय का एक ग्रंथ, महान ग्रंथ कह लीजिए, सिद्धांत शिरोमणि है। ये भास्कराचार्य ने ही बनाया है। इसमें गणित का अधिकांश भाग लीलावती की रचना है। पाटीगणित के अंश का नाम ही भास्कराचार्य ने अपनी कन्या को अमर कर देने के लिए लीलावती रखा है। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी लीलावती को गणित सिखाने के लिए गणित के ऐसे सूत्र निकाले थे जो काव्य में होते थे। वह सूत्र कंठस्थ करना होते थे। उसके बाद उन सूत्रों का उपयोग करके गणित के प्रश्न हल करवाए जाते थे। कंठस्थ करने के पहले भास्कराचार्य लीलावती को सरल भाषा में धीरे धीरे समझा देते थे। वह बच्ची को प्यार से संबोधित करते चलते थे। हिरन जैसे नैनों वाली प्यारी बिटिया लीलावती, ये जो सूत्र है, इस तरह वो संबोधित करते थे। बेटी को पढ़ाने की इसी शैली का उपयोग करके भास्कराचार्य ने गणित का एक महान ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम ही उन्होंने लीलावती रख दिया।
आजकल गणित एक शुष्क और नीरस विषय के रूप में माना जाता है, पर भास्कराचार्य का ग्रंथ लीलावती गणित को भी आनंद के साथ मनोरंजन, जिज्ञासा आदि का सम्मिश्रण करते हुए कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसका नमूना है। लीलावती का एक उदाहरण देखें, यानी लीलावती ग्रंथ की एक पंक्ति की बात हम करेंगे। उसमें लिखा है कि निर्मल कमलों के एक समूह के तृतीयांश, पंचमांश तथा षष्ठमांश से क्रमशः शिव, विष्णु और सूर्य की पूजा की, चतुर्थांश से पार्वती की और शेष 6 कमलों से गुरु चरणों की पूजा की गई। अय बाले लीलावती, शीघ्र बता कि उस कमल समूह में कुल कितने फूल थे। इस तरह के प्रश्न हैं, तो इसका उत्तर है कमल के 120 फूल थे। वर्ग और घन को समझाते हुए भास्कराचार्य कहते हैं, आये बाले लीलावती, वर्गाकार क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है। यानी पद्य में परिभाषा दी गई है। इसमें 2 समान संख्याओं का गुणन भी वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार 3 संख्याओं का गुणन फल घन और 12 कोष्ठों और समान भुजाओं वाला कोष्ठ भी घन है। यानी इसको प्रारंभ में ही भास्कराचार्य ने परिभाषित कर दिया था, जो आज हम गणित की पुस्तक में पढ़ते हैं। अब समीकरण के मूल आजकल हम पढ़ते हैं, तो मूल शब्द संस्कृत में पेड़ या पौधों की जड़ के अर्थ में या व्यापक रूप में किसी वस्तु के कारण उद्गम अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसलिए प्राचीन गणित में वर्गमूल का अर्थ था वर्ग का कारण या उद्गम, अर्थात वर्ग एक भुजा। इसी प्रकार घनमूल का अर्थ भी समझा जा सकता है। वर्ग तथा घनमूल निकालने की अनेक विधियां प्रचलित थीं। लीलावती के प्रश्नों का जवाब देने के क्रम में ही सिद्धांत शिरोमणि नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा गया, जिसके 4 भाग हैं। नंबर 1 लीलावती, नंबर 2 बीजगणित, नंबर 3 ग्रह गणिताध्याय और नंबर 4 गोलाध्याय। लीलावती में बड़े ही सरल और काव्यात्मक तरीके से गणित और खगोल शास्त्र के सूत्रों को समझाया गया है। यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो सम्राट अकबर के दरबार के विद्वान फैजी ने सन 1587 में लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। अंग्रेजी में लीलावती का भी अनुवाद किया गया, जिसका पहला अनुवाद जे वेलर ने सन 1716 में किया। कुछ समय पहले तक भी भारत में कई शिक्षक गणित को दोहों में पढ़ाते थे। जैसे उदाहरण के लिए आपको हम बता दें 15 का पहाड़ा कि 15 दूना 30 तियाँ 45 चौके 60 पचे 75 छक्के 90 अट्ठावीसा 9 पैंतीसा दहाम 150। ये सब पौराणिक रूप से उन्हीं के ग्रंथ से लिए गए हैं। इसी तरह कैलेंडर याद करवाने का तरीका भी पद्मय सूत्र में था। सी अप जूनो 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। इस तरह गणित अपने पिता से सीखने के बाद लीलावती भी एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री के रूप में जानी गई। कहने का सारांश यह है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी कीर्ति अमर रह जाती है। अतः आज गणितज्ञों को लीलावती पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हमारे पास बहुत कीमती इतिहास है, जिसे छोड़कर हम आधुनिकता की दौड़ में विदेशों की नकल कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि सभी चीज़ों की खोज हमारे देश से ही प्रारंभ हुई है, लेकिन उनसे हम अनभिज्ञ हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और छात्र हित में इस वीडियो को अन्य ग्रुपों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लीलावती से संबंधित कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको बताना ना भूलें। धन्यवाद।